दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज बेरोजगारी के उस दर्द का जिक्र हम आपसे करने जा रहे हैं जिस दर्द को इससे पहले भारत ने कभी देखा नहीं है, कभी उसका सामना किया नहीं है। भारत के भीतर कई बार अर्थव्यवस्था डगमगाई, रोजगार नहीं पैदा हो पा रहे थे, बेरोजगारी हुई और इन सब के बीच संकट भारत के भीतर गहराया है। लेकिन जरा कल्पना कीजिए, जब दुनिया भर में संकट गहराया है और कमोवेश हर देश में, हर विकसित देश में, हर विकासशील देश के भीतर में अपने तरीके का संकट रोजगार को लेकर पैदा हो चला है, तो ऐसे में जो करोड़ों लोग दुनिया के अलग अलग देशों में भारत के लोग रोजगार कर रहे थे, उनके रोजगार पर जब आंच आनी शुरू हो चुकी है तो अब वो क्या करेंगे? और जब वो भारत लौटेंगे तो भारत के पास कौन सा प्लान है, ऐसी कौन सी योजना है, ऐसा कौन सा रिसर्च पेपर या ब्लूप्रिंट भारत सरकार ने तैयार किया है जिसके आश्रय कहा जा सके कि आने वाले वक्त में सरकार सामना करने को तैयार है? भारत सरकार की मुश्किल यही है कि किसी तरीके का कोई ब्लूप्रिंट रिसर्च के आधार पर वो तैयार नहीं करती है। इसका जिक्र हमने कल भी किया था कि किस तरीके से सरकार का खजाना खाली है और वो महंगाई भत्ता इस बार नहीं देगी। इतना ही नहीं, जनवरी में जो 4% डियरल अलाउंस यानी महंगाई भत्ता दिया गया था उसे भी वापस ले लेगी। और आज सरकार ने यह निर्णय ले दिया, यानी लगभग 54 लाख सरकारी कर्मचारी, 60 लाख पेंशनधारी, यानी कुल मिला के 1 करोड़ से ज्यादा की बड़ी तादाद इससे प्रभावित होगी। दुनिया के किसी भी देश में पेंशनधारियों की रकम को भी ना दिया जाए जिसका ऐलान हो चुका होता है, ऐसी स्थिति दुनिया के किसी देश में आपको देखने को नहीं मिलेगी। हमारे पास कोई प्लान नहीं है क्या? और जिस संकट से हम आपको आज रूबरू कराने जा रहे हैं उसमें पहले एक चीज समझ लीजिए। हमने देखा रिवर्स माइग्रेशन क्या होता है, दोबारा लोग कैसे गांव की तरफ लौट रहे हैं। शहर में इंडस्ट्री बंद है, फैक्ट्री बंद है, हर तरह का कामकाज अगर ठप है, लॉकडाउन की स्थिति है, तो उनके लिए 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं की व्यवस्था करा दी हमने। और उसके बाद क्या यह मान लिया कि पैकेज हो गया? जी नहीं। अब जो संकट आएगा यह संकट कहीं ज्यादा भयावह है। यह पढ़े लिखो लोगों का संकट है, यह उन प्रोफेशनल्स का संकट है जिनका मान दुनिया के भीतर है। यह अब उस तबके का संकट है जिस तबके ने अभी तक भारत की परिस्थितियों को सिर्फ बाहर से देखा है, वहां की पूंजी से अपने घरों में पैसा भेजा है और वहां पर किसी भी तरीके का जिंदगी उन्होंने जी है, तो लेकिन रोजगार वहां पर उन्हें उपलब्ध था। अब वहां से जब रोजगार खत्म हो रहे हैं, रोजगार छिन रहे हैं, इतना ही नहीं, मार्च का भी पेमेंट नहीं हुआ है, अप्रैल का भी पेमेंट नहीं होगा, हवाई जहाज शुरू होंगे तो उसके बाद हर कोई भारत लौटना चाहेगा। कितनी बड़ी तादाद है ये, आपने कल्पना की है? मुश्किल सवाल है। तो आइए जरा समझने की आज कोशिश कीजिए कि क्यों हमारे सामने एक ऐसी अंधेरी गुफा सरकार ने लाकर खड़ी कर दी है जिससे जरिए लगता है कि वाकई इस देश के पास कोई प्लानिंग नहीं है क्या, और उस प्लानिंग के साए तले अब कैसी स्थिति आने वाली है। एक एक पन्नों के साथ, एक एक तथ्य के साथ, एक एक फैक्ट शीट के साथ, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों के साथ जरा इस बात को आज समझने की कोशिश कीजिएगा, यह कौन सा संकट है। भारत में के लोग सबसे बड़ी तादाद में दुनिया के किसी हिस्से में नौकरी करते हैं। इसमें एक हिस्सा दिमाग में अपने जरूर रखिएगा, ये कोई रईस लोग नहीं है, ये वर्कर्स है। ठीक उसी तरीके से जैसे गांव से चलकर दिल्ली, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु वर्कर पहुंचता है, वो कंस्ट्रक्शन मजदूर कहीं पर हो जाता है, कहीं दिहाड़ी मजदूरी करता है, कहीं किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़ जाता है। ठीक इसी तरीके से भारत से निकलकर दुनिया के अलग अलग देशों में बड़ी तादाद में भारत के मजदूर हैं। और दुनिया के सबसे ज्यादा मजदूरों की तादाद जो माइग्रेटेड वर्कर है उसमें भारत का ही नंबर सबसे अव्वल आता है। और भारत के ही वो मजदूर हैं जो सबसे ज्यादा दुनिया के बाजार से पैसा भी कमाते हैं। और अब उस पर ब्रेक लग रही है, नौकरियां जा रही है। कौन सी स्थिति होगी? और जब फ्लाइट्स चलनी शुरू होगी तो वो अपने देश लौटेंगे तो यहां क्या लेकर लौटेंगे?
क्या स्थिति है इसकी, आइए जरा इस पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले तो यह बता दें कि दुनिया भर में भारत के तकरीबन 2,81,98,352 लोग हैं जो पासपोर्ट के साथ दुनिया के अलग अलग देशों में रह रहे हैं। उसमें से एक बड़ा तादाद एनआरआई के तौर पर पहचान पाता है, दूसरा इंडियन ओरिजिन के लेबर के तौर पर ही जिसकी पहचान होती है, और इसमें सबसे बड़ी तादाद में लोग अरब वर्ल्ड गए हैं। अरब वर्ल्ड में तकरीबन 90 लाख भारतीय रहते हैं जो मजदूरी करते हैं, और फिलहाल स्थिति यह है कि वहां पर 2-3 काम छोड़कर बाकी सारे काम ठप हो गए हैं। गैस का काम हो रहा है, तेल का काम हो रहा है, कुछ निर्माण का कार्य हो रहा है, बाकी सारे काम बंद हो गए हैं। और इनसे जुड़ा हुआ तबका जो है, जो निर्माण, तेल और गैस से जुड़ा हुआ तबका है, इस 90 लाख में से उनकी तादाद सिर्फ 21,90,000 है। बाकी अलग अलग हिस्सों में थे, उनके पास कोई काम नहीं है। उनकी स्थिति क्या होगी, और उसमें अगर सिलसिलेवार तरीके से समझना शुरू कीजिए तो यूनाइटेड अरब अमीरात में 34,25,144 भारतीय हैं, और यूएई ने अभी रेगुलेशन पास किया है। इसकी जानकारी आपको मिलेगी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, जो वर्ल्ड फैक्ट बुक है, जो अमेरिकन कंपनी है, उसके जरिए ये बात सामने आई है कि यूएई ने रेगुलेशन पास किया है कि कंपनियां चाहे तो गैर नागरिक कर्मचारी को या तो पेड या अनपेड लीव पर भेज सकती है, और गैर नागरिक किसी भी तरीके से उसको कोई भी भत्ता नहीं दिया जाएगा। यह गैर नागरिक का मतलब है जो लोग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में गए, और भारतीयों की तादाद सबसे ज्यादा है यूनाइटेड अरब अमीरात में, जहां पर हमने जानकारी दी 34 लाख भारतीय काम कर रहे हैं। सऊदी अरब 25,94,947 भारतीय वहां काम करते हैं। कुवैत में 10,29,861 भारतीय काम करते हैं। ओमान में 7,81,141 भारतीय काम करते हैं। कतर में 7,45,775 भारतीय हैं, और बहरीन में 3,26,658 भारतीय हैं। ये कमोवेश सब मिला दीजिएगा तो 89,03,526 इंडियंस जो हैं वो अरब वर्ल्ड के भीतर में काम कर रहे हैं। सवाल सिर्फ अरब वर्ल्ड के संकट का नहीं है, वहां पर किस तरीके से संकट गहराया। संकट तो अमेरिका में भी गहरा चुका है, ब्रिटेन में भी, सिंगापुर में भी, मलेशिया में भी, इटली में भी, जर्मनी में भी, फिलीपींस में भी, और भारत के संयोग से सबसे बड़ी तादाद में जिन देशों का हमने नाम लिया वही रहते हैं। तकरीबन 36 लाख लोग इन्हीं जगहों पर रहते हैं। अमेरिका में रहने वालों की तादाद तकरीबन 4.5 लाख इंडियंस की है। ब्रिटेन की तादाद लगभग 17,64,000 इंडियंस ब्रिटेन में रहते हैं। सिंगापुर में 6.5 लाख इंडियंस रहते हैं। मलेशिया में 2,27,950 इंडियंस रहते हैं। इटली में 2,03,000 इंडियंस रहते हैं। जर्मनी में 1,85,000 इंडियंस रहते हैं। फिलीपींस में 1,20,000 इंडियंस रहते हैं। ये लाखों की तादाद है जो इन देशों में रहती है। इन बातों का हम जिक्र आपसे अभी क्यों कर रहे हैं? इन बातों का महत्व इसलिए भी समझने की कोशिश कीजिए कि दुनिया में जितनी बड़ी तादाद में अलग अलग देशों से काम करने वाले लोग कमा पाते थे, उसमें झटके में $100 बिलियन की कमी आ गई है सिर्फ मार्च के महीने में। अप्रैल का महीना इसमें नहीं जोड़िएगा। स्थिति इतनी नाजुक हो रही है। मसलन 2018 में दुनिया भर के जो लोग थे वह अपने तौर पर जो कमाते थे उसमें सबसे ज्यादा भारत के लोगों की ही कमाई थी। दुनिया भर के लोगों को लगभग $690 बिलियन की कमाई 2018 का डाटा हम आपको बता रहे हैं। अभी 19-20 पर आएंगे। जरा समझने की कोशिश कीजिए। 2018 का जो यूनाइटेड नेशन के माइग्रेशन रिपोर्ट बतलाती है, $689 बिलियन सिर्फ माइग्रेंट्स कमाते थे। उसमें से सबसे ज्यादा भारत के माइग्रेंट्स कमाते थे, लगभग $78.6 बिलियन। और इसका मतलब यह हुआ कि भारत की तादाद माइग्रेटेड वर्कर्स की दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो यह कितनी तादाद है? यह 1,75,00,000 है जो वर्कर के तौर पर दुनिया के अलग अलग देशों में काम कर रहे हैं, और वो कमा रहे थे $78.6 बिलियन। 2020 का जो आंकड़ा, अब प्रोजेक्टेड आंकड़ा भी आ रहा है, उसके मुताबिक पिछले साल लगभग $714 बिलियन की कमाई थी दुनिया के तमाम माइग्रेंट्स वर्कर की। इस बार वो घटकर $572 बिलियन
डॉलर की हो जा रही है, यानी लगभग 20% नीचे जा रहा है। यह सिर्फ मार्च तक की स्थिति है। अप्रैल के बाद स्थिति और बिगड़नी शुरू होगी और माना जा रहा है कि अप्रैल, मई, जून तक आते आते सिर्फ अमेरिका में लगभग 3,70,00,000 नौकरियां चली जाएंगी। अब आपके जहन में सवाल होगा, 3,70,00,000 जॉब्स जो जाएगी उसके हिस्से में समझने की कोशिश कीजिए किस किस फील्ड में जा रही है। और उसके बाद लगभग उसके भीतर का सच यह है, जो ये वॉक्स की रिपोर्ट कहती है, लगभग 3.5 करोड़ लो इनकम है। और इस लो इनकम के भीतर का सच यह है कि मैक्सिमम माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जिसमें इंडियंस की तादाद सबसे ज्यादा है। ये लौटेंगे, कल विमान शुरू होगा, ये सभी लोग लौटेंगे। और अगर इसको सिलसिलेवार तरीके से आप समझना चाहते हैं तो फूड एंड ब्रेवरेज सर्विस में लगभग 1,10,00,000 लोग काम करते हैं। जहन में रखिएगा, ये ओवरऑल हम आपको बतला रहे हैं जो अमेरिका में जिनके सामने संकट आ रहा है। ओवरऑल बताने के भीतर का सच यह है कि इसमें मैक्सिमम इंडियंस हैं। क्लॉथिंग एंड रिटेल सेक्टर में 65 लाख वर्कर्स हैं। सपोर्ट एंड एकोमोडेशन सर्विस में 58 लाख वर्कर्स हैं। ऑटोमोबाइल सर्विस में 44 लाख वर्कर्स हैं। एजुकेशन के फील्ड में 37 लाख वर्कर्स हैं। ट्रैवल एंड अट्रैक्शन में 32 लाख वर्कर हैं। मेंबरशिप, एसोसिएशन एंड ऑर्गेनाइजेशन में 30 लाख वर्कर हैं। स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंटशिप में 20 लाख वर्कर हैं। रियल एस्टेट में लगभग 14 लाख वर्कर हैं। और इतनी बड़ी तादाद में अगर हर के सामने संकट आ रहा है, यह संकट एविएशन और क्रूज से भी हटकर है, यह होटल के उस पूरे चेन से हटकर है, जिन बातों का हम अभी आगे आपसे जिक्र। ये लोग लौटेंगे तो अपने अपने देश ही। इसमें भारत सबसे नंबर 1 पर है। भारत के बाद चाइना आता है, लेकिन ये काफ़ी नीचे है। चाइना के बाद मैक्सिको आता है, जो उसके भी बहुत नीचे है। लेकिन भारत के सबसे ज़्यादा लोग, यानी 1,75,00,000 इंडियंस अगर दुनिया के अलग अलग देशों के भीतर में है। और अमेरिका ने अपने तौर पर जो जानकारी दी, यह भी समझिए, अमेरिका, ट्रंप ने इस बात का जब कहा कि अब वहां पर जो ग्रीन कार्ड अप्लाई करने वाले थे, यानी परमानेंट रेजिडेंट के लिए, वह 2 महीने 3 महीने के लिए टाला जा रहा है, अब उसको नहीं अप्लाई कर पाएंगे। ठीक इसी तरीके से एक एम्प्लॉयमेंट बेस्ड होता है, जिसको ईबी वीजा कहते हैं। इसमें आपको वहां जाकर निवेश करना पड़ता है और आपको कम से कम 10 जॉब क्रिएट करने वाली होती है। भारत में बहुत बड़े तबके के पास इतना पैसा है कि वो अमेरिका जाके निवेश भी करता है, वहां पर 10 से ज़्यादा जॉब भी क्रिएट कराता है और वहां का परमानेंट रेजिडेंट भी हो जाता है, उसको तुरंत मिल जाता है। लेकिन मौजूदा वक्त की स्थिति यह है कि जब इन सब पर रोक लग गई, तो आपको यह भी जानना होगा कि इस समय जो H1B वीज़ा जो रजिस्ट्रेशन के लिए मौजूदा वक्त में अमेरिका के सामने है, वह 2,75,000 आवेदन 2020 में, यानी इस वर्ष अमेरिका के सामने आए हैं। और उसमें से लगभग 2 लाख इंडियंस ने ही अप्लाई किया है, यानी 67.7% इंडियंस हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था। अब उस पर भी रोक लग गई। सब इंडियंस इंडिया में लौटेंगे। जो इंडिया से बाहर जाना चाहते थे, अब वो जा नहीं पाएंगे। कमोवेश यह स्थिति है। जिस होटल चेन की हम आपसे जिक्र कर रहे थे, OYO, ये चाइना की एक होटल चेन है, और इसमें लगभग गिरावट जो 60 से 70% गिरावट आई, तो उसने अमेरिका में काम कर रहे भारतीय कर्मचारियों को 4 महीने बिना वेतन छुट्टी दे दी है। वेतन नहीं देंगे, नौकरी से भी नहीं निकालेंगे, लेकिन 4 महीने आप खुद जीना शुरू कीजिए, हम पैसा नहीं देंगे। तो क्या अमेरिका में रहते हुए 4 महीने वो कैसे कमाएगा खाएगा? जाहिर है जैसे ही विमान शुरू होगा वापस लौटेगा। और जिनको नोटिस नहीं दिया गया, उनको 25% वेतन की कटौती कर ली गई है। और इसी तरीके से भारत के दुनिया के अलग अलग देशों में लोग हैं। आप अमेरिका और उधर नहीं भी जाना चाहते हैं, अगर बांग्लादेश के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो बांग्लादेश के भीतर भी तकरीबन 10,000 इंडियंस काम करते हैं। और सबसे बड़ा तबका इंडियंस का जो बांग्लादेश में काम कर रहा है, वह टेक्सटाइल और कपड़े से जुड़ा हुआ काम कर रहा है। और फिलहाल स्थिति यह है कि बांग्लादेश जो दुनिया के अलग अलग देशों में इंटरनेशनल ब्रांड जो उसका कपड़ा था, उसको तकरीबन 3 अरब 17 लाख डॉलर के ऑर्डर रद्द हो गए हैं। 1.5 करोड़ लोगों की आजीविका बांग्लादेश में खतरे पर आ गई है, जो इस टेक्सटाइल से जुड़े हुए थे। और उसमें जो 41 लाख लोग जो डायरेक्ट काम कर रहे थे, उसमें एक बड़ी तादाद इंडियंस की भी थी। एवरेज हालांकि यहां बहुत सस्ता है, 8 से 9 हजार रुपए ही महीने मिलता था। लेकिन स्थिति जब दुनिया में ये आ गई है, तो हर जगह काम बंद हो रहा है। और इन कपड़े वालों को कहा गया है कि आप इसको सैनिटाइज करके भेजिए। सैनिटाइज करके कैसे भेजेंगे, किसी को नहीं पता है।
अरब वर्ल्ड में स्थिति है कि कोरोना से नहीं भूख से मर जाएंगे, ये रिपोर्टिंग हो रही है दुनिया के अलग अलग न्यूज़ चैनल में। भारत में ये नहीं दिखाया जाता है। भारत में तो न्यूज़ चैनल यह भी नहीं दिखा पाते हैं कि मजदूर भी ये कहते हैं कि कोरोना से बाद में मरेंगे, भूख से हम पहले मर जाएंगे। जबकि इंटरनेशनली तरीके से अब माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में, चाहे वो CNN हो, BBC हो, अल जजीरा हो, कितने भी न्यूज़ चैनल हो, आप ध्यान दीजिएगा उस पर इस तरह की रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई है किस किस तरह का संकट है। और इसके ठीक पैरेलल में भारत के भीतर का अनएम्प्लॉयमेंट ये और घातक है। एक अनएम्प्लॉयमेंट बाहर से आ रहा है, एक अनएम्प्लॉयमेंट हमारे भीतर का है। हमारे भीतर के अनएम्प्लॉयमेंट में मौजूदा वक्त में वायरस का चक्कर सिर्फ नहीं है। जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए। 2016-17 में, 3 साल पहले आपको ले गए, उस समय लगभग भारत में 40 करोड़ 61 लाख लोग काम करते थे। 17-18 में इसमें 2 लाख की कमी आ गई और उसके बाद 50 लाख लोगों की कमी आ गई 18-19 में, और यह घटकर हो गया 40 करोड़ 9 लाख। इस तरीके से कमी आई और 19-20 में सिर्फ 27 लाख लोगों को रोजगार मिला। और आंकड़ा मौजूदा वक्त में भारत का जो रोजगार का था इस लॉकडाउन से पहले का, वह लगभग 40 करोड़ 38 लाख का था। लॉकडाउन ने एक लिहाज से सबको स्टैंड स्टिल कर दिया, खड़ा कर दिया। लेकिन भारत के भीतर का सच क्या है? यह CMI के डायरेक्टर की एक रिपोर्ट है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया है कि दरअसल भारत में 15 बरस की उम्र पार करते ही व्यक्ति मजदूर हो जाता है और हर महीने इस देश में लगभग 20 लाख लोग मजदूर होते हैं जो 15 साल से पार कर रहे हैं। यानी एक साल में तकरीबन 2.5 करोड़ मजदूर तैयार हो जाते हैं। और नौकरी दे पाने की स्थिति में हम कितने आए? 27 से 30 लाख सिर्फ हम मैक्सिमम नौकरी इस बीते 6-7 सालों के भीतर में दे पाए हैं, सिर्फ 18-19 और 19-20 के बीच में। इसका मतलब है बाकी लोग कहां जाते हैं? बाकी लोग किसान में लग जाते हैं, छोटे ट्रेडर हो जाते हैं, कुछ स्किल्ड होते हैं तो वो काम करते हैं, कुल मिला के बाकी सड़क पर होते हैं। और भारत के भीतर दुनिया का अनूठा सच है कि यहां लोग प्रोफेशनली अपने तरीके से काम करते हैं, जिसे जो काम आता है उस काम में लग जाता है। लेकिन इसका दूसरा सच ये है कि अप्रैल के बाद से लॉकडाउन की परिस्थिति इस देश के भीतर में सब कुछ खत्म कर चुकी है। और खुद CMI का ये डाटा बताता है कि दरअसल जिनके पास काम होता है उनके पास कुछ भी जमा करने के लिए नहीं होता है, कमाते हैं और खाते हैं। यह स्थिति गांव में भी है और यह स्थिति शहर में भी है। उसकी पूर्ति कैसे कोई करेगा यह कोई नहीं जानता है। यानी पहली बार दिहाड़ी ही बंद नहीं हुई, पहली बार लॉकडाउन ने खरीदारी खत्म नहीं की, तो दुनिया के सामने अलग अलग तरीके का संकट जो आया है इसने कई कैटेगरीज में हर लोगों को, हर देश को खड़ा कर दिया है। भारत की स्थिति यह है कि यहां बेरोजगारी बढ़ेगी, यहां भूखमरी की स्थिति आ सकती है, यहां पर न्यूनतम जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार पर आपको निर्भर रहना पड़ेगा। इसके अलावा कोई उपाय नहीं बचेगा। एक बड़ा तबका, अभी हम बहुसंख्यक तबके का जिक्र कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड की स्थिति यह है जो कि डेवलप स्टेट है और जिन राज्यों में या जिन देशों में भारत के मजदूर काम करते हैं जो अब लौटेंगे, वो क्यों लौटेंगे? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन लगभग बंद हो चला है। जो शेयर मार्केट था, यानी जिनके पास पैसा था, भारत में भी ऐसा एक तबका है जिसके पास पैसा है, वो शेयर मार्केट के जरिए अपने आप को कमाता था। शेयर मार्केट कोलैप्स कर रहा है। शेयर मार्केट के भीतर का सच यह है कि अब वहां पर इन्वेस्ट करने की स्थिति में कोई इन्वेस्टर नहीं आ पा रहा है। और भारत में तो यूं भी नहीं आता है क्योंकि उसके ऊपर जो टैक्स लग जाता है उसकी एक अजीबोगरीब कहानी है। जो टैक्स लगाता है पहले उसको टैक्स देना पड़ता है, जो इन्वेस्ट कर रहा है जो कंपनी है, उसके बाद जो डिविडेंड यानी जो प्रॉफिट आता है उस पर टैक्स देना पड़ता है, वह लगभग 5 से 45% है। उसके बाद टैक्स देने के बाद जब वो अपनी कंपनी में पैसा डालता है तो इंडिविजुअल लेवल पर टैक्स देना पड़ता है। भारत में इसीलिए इन्वेस्टर नहीं पैसा लगा रहे हैं। और यह स्थिति क्यों क्रिएट हुई थी? इसके पीछे भी अनप्लान्ड स्थिति है, कोई सोच ही नहीं थी। कहा गया कि भारत में जो शेयर मार्केट से जुड़ी बड़ी कंपनियां और इन्वेस्टर हैं वो जॉब पैदा करेंगे। जॉब पैदा वो पैसे के बल पे कैसे चीजों को क्रिएट कर सकते हैं अगर देश में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है? तो हुआ यही, टैक्स उन पर लगा दिया गया। जो फॉरेन इन्वेस्टर थे उनका टैक्स माफ कर दिया गया। सोचा गया कि उनसे कुछ नौकरी मिलेगी, कुछ नौकरी पैदा हुई भी होगी। लेकिन आज की स्थिति में अब वो नौकरी कैसे देंगे? यानी हमारे पास कोई प्लान नहीं था।
तो अब फॉरेन इन्वेस्टर्स गायब हैं, वो पैसा जितना है निकाल ले जा रहे हैं। यहां के जो इन्वेस्टर्स हैं वो पैसा लगाने को तैयार नहीं है। शेयर मार्केट को जो संभाला गया है वो बैंकिंग सेक्टर के जरिए संभालने की कोशिश की जा रही है, पीएसयू के जरिए की जा रही है, जो सरकार के अधीन कंपनी एलआईसी सरीकी जिसमें जनता का ही पैसा रहता है उसके जरिए किसी तरीके से संभालने की कोशिश की जा रही है। वर्ल्ड वाइड इसीलिए संकट इंडस्ट्रियल स्लोडाउन का है, शेयर मार्केट के खत्म होने का है। भारत का संकट रुपए की कीमत और कम होते चले जाना है, जो कि आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं लगभग 77 रुपए के लगभग पहुंच चुका है $1 के मुकाबले। उपभोक्ता कंज्यूमर गायब हो जाएगा झटके में, कंज्यूमर की जरूरत जो लग्जरी आइटम से जुड़ी हुई थी वो खत्म हो जाएगी। कैश क्रंच भी कई देशों में शुरू होगा। इसका मतलब यह है कि भारत के मजदूर नहीं बल्कि दुनिया भर के मजदूर जो दुनिया भर के अलग अलग देशों में जाते थे, जिस देशों की हमने कतार बताई आपको जहां मैक्सिमम जाते थे, उसमें एक अरब वर्ल्ड है, एक अमेरिका है, फिर जर्मनी है, फिर इटली है, इस तरीके से अलग अलग, सिंगापुर है उसके बाद क्रिएट किया हुआ है। इन तमाम जगहों का संकट बता रहा है कि यहां के लोग लौटेंगे, और ऐसे में अगर मार्केट से इन्वेस्टमेंट गायब है, अनएम्प्लॉयमेंट के इंश्योरेंस को देने की स्थिति में भारत नहीं रहता है। भारत में बेरोजगारी भत्ता सबको नहीं दे पाएंगे, स्थिति ही नहीं है। अमेरिका में दे रहे हैं, लगभग 2.5 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया है वहां बैंक में, जिनको महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। और आपको यह जानकर जरूरत होगी कि हम लोग अमेरिका से अपनी तुलना ना किया करें। हमारे यहां प्रति व्यक्ति आय जो है वो 54,000 बैठती है साल की, और वहां 54 लाख बैठती है। और महंगाई भत्ता जो उनको मिलता है वह कुल मिला के लगभग 5 से 10% के बीच में, यानी 3 लाख से लेकर 5 से 6 लाख के बीच में उनको महंगाई भत्ता मिलता है। इतने की नौकरी भी कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं भारत के लोग दुनिया के अलग अलग देशों में जाके, इसका डाटा भी हम आपको बता दें। क्योंकि हमारे यहां का संकट ये हो गया है कि अगर ये लोग लौटना शुरू करेंगे जो दुनिया के अलग अलग देशों में है, तो स्थिति कैसे संभालेंगे या संभालने की स्थिति में क्या होगा। इसका एक आंकड़ा यह बहुत साफ तौर पर कहता है कि भारत के भीतर में जो कमाई दुनिया के 2018 तक का जो डाटा आया, उसमें जब इसकी जानकारी आई कि भारत के मजदूर जो 1,75,00,000 हैं वह $78.6 बिलियन कमाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि वह लगभग $7,860 कमाते हैं। इसको अगर 76 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो हर के हिस्से में जो आएगा वो तकरीबन 5,97,360 ये कमाई अपने तौर पर आएगी हर व्यक्ति के हिस्से में, जो कि इतनी कमाई, इसको हमने जो डिवाइड किया $78.6 बिलियन मीन $7,860, इस 7,860 करोड़ डॉलर, और इसको जब 76 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पूरी रकम बैठती है 5,97,360 करोड़ रुपए। और इसको जब 1,75,00,000 इंडियन से डिवाइड करते हैं तो ईयरली कमाई हर के हिस्से में आती है सिर्फ 3,41,348 रुपए। यानी मंथली कमाई जितने भी मजदूर दुनिया के अलग अलग देशों में है उसकी कमाई मंथली एवरेज आती है 28,445 रुपए, यानी एक दिन का 948 रुपए। यह आकलन इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि अरब वर्ल्ड में कमाई जो है यहां एवरेज 28,445 आ रहा है, लेकिन अरब वर्ल्ड में जो कमाई होती है वो एवरेज 15,000 रुपए आता है। तो इसका मतलब है एक हिस्सा बाहर काम करने वाला कुछ हिस्सा ज्यादा कमाता है, कुछ हिस्सा कम कमाता है। और भारत के बाद जिन देशों का नंबर आता है उसमें चाइना है जिसको $67.4 बिलियन वहां के लोग कमाते हैं दुनिया के अलग अलग हिस्सों में। मैक्सिको इसके बाद आता है 37.7। लेकिन सबसे ज्यादा पैसा जिन देशों से माइग्रेंट वर्कर्स को मिलता है, और इंडियंस भी उसकी कैटेगरी में आते हैं, संकट वहीं पर है। अमेरिका सबसे ज्यादा पैसा माइग्रेंट वर्कर को देता है। अब वहां पर बाहर के लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, जो रोजगार काम कर रहे थे वो स्थिति बिगड़ गई है, नहीं चलेगा काम, तो $68 बिलियन उस पर ब्रेक लगेगी अमेरिका में। सऊदी अरब में लगभग $36.1 बिलियन वहां उस पर ब्रेक लगने वाली है। यूनाइटेड अरब अमीरात में $44 बिलियन लगभग माइग्रेंट्स को दिया जाता है, वो लगभग 40% नीचे आ गया है। स्विट्जरलैंड में लगभग $26 बिलियन, जर्मनी में $22 बिलियन, रशिया में $20 बिलियन, चाइना भी देता है माइग्रेंट वर्कर्स को, वहां इंडियंस भी हैं बड़ी तादाद में, वो लगभग $13 बिलियन, कुवैत देता है लगभग $13.5 बिलियन, फ्रांस भी देता है लगभग $13.5 बिलियन। ये एक स्थिति हम इसलिए बता रहे हैं आपको कि
भारत के लेबर्स जो जा रहे थे वो नहीं जाएंगे, और वहां पर जो लेबर्स है वो वहां से लौटेंगे। इन सबको जब मिला दीजिएगा तो स्थिति सिर्फ ये मत जोड़िए कि जो विदेशों में काम कर रहे थे लोग वह शायद रईस होते हैं, जी नहीं। उनका एक डाटा, बहुत शानदार डाटा है, ये यूनाइटेड नेशन के जरिए जारी किया गया। इसको जरा समझने की कोशिश कीजिए। दुनिया भर के लगभग 81 लाख लोग 1990 में यानी 30 साल पहले माइग्रेंट वर्कर थे। उस समय भारत के माइग्रेंट वर्कर्स की तादाद 20 लाख थी, यानी 81 लाख में 20 लाख भारत के थे, लगभग 25% के लगभग। 2015 का डाटा आया, वो कहता है कि 2,53,82,000 माइग्रेंट्स दुनिया भर में हैं, और उसमें भारत के लगभग 81,81,000 हैं, यानी झटके में ये 31% हो गया। और ये लगातार बढ़ता है। लेकिन कौन लोग जाते हैं बाहर? अब वो लौटेंगे तो कहां लौटेंगे? ऐसे में हमने सबको जानकर हैरत होगी, सबसे ज्यादा जो 2011 से लेकर अभी तक का डाटा मिला है उसमें जो भारत के लेबर सबसे ज्यादा गए हैं, उसमें 2015 और 17 की जानकारी आपको देते हैं। उत्तर प्रदेश से, जी, लेबर के तौर पर उत्तर प्रदेश सिर्फ महाराष्ट्र लेबर नहीं भेजता है, ये दुनिया के अलग अलग देशों में भी भेजता है। 2,30,000 लेबर्स उत्तर प्रदेश के 2015 में इंटरनेशनल माइग्रेंट लेबर हो गए, और 2017 में 90,000 लेबर गए बाहर, सिर्फ उत्तर प्रदेश के। बिहार के 2015 में 1,11,000 वर्कर्स बाहर गए थे विदेश में, और 2017 में 70,000 गए थे। वेस्ट बंगाल के भी गए थे, लगभग 65,000 2015 में गए, 2017 में 40,000 गए। जो केरल का जिक्र होता है कि वहां के बड़ी तादाद में लोग जा रहे हैं, उनकी तादाद कम हुई है। 2015 में सिर्फ 40,000 लोग गए थे, 2017 में सिर्फ 20,000 लोग गए। यानी अगर ओवरऑल डाटा इस पिछले लगभग 8 साल का निकालिएगा तो उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा लोग गए 31%, बिहार के लोग गए 15%, तमिलनाडु के लोग गए 11%, केरल के लोग गए 10%, वेस्ट बंगाल के लोग गए 8%, पंजाब, राजस्थान और आंध्र प्रदेश के 7% उसमें गए जो लोग गए, और जो उड़ीसा और तेलंगाना है 2% लोग गए। यानी ध्यान दीजिए तो देश के भीतर के कमोवेश हर राज्य से इंटरनेशनल माइग्रेट लोग हुए हैं। अब वो वापस लौटेंगे। हमारे पास प्लान क्या है? कोई प्लान है या नहीं है? क्योंकि बेरोजगारी की स्थिति देश के भीतर, जो सीएमआई का डाटा है वो डराने वाला है। हम रोजगार पैदा नहीं कर पा रहे हैं। जो खुद रोजगार करने की स्थिति में थे वो अब चीज़ें खत्म हो गई हैं, क्योंकि मार्केटिंग स्टाइल पूरी तरीके से बदल गया है। और इन सब परिस्थितियों में अब बाहर से जब लोग लौटेंगे, और इस देश के भीतर की स्थिति को लेकर जो यूनाइटेड नेशन चिता रहा है कि कहीं दुनिया में भूखमरी की स्थिति ना आ जाए, और ख़ास तौर से भारत जैसे डेवलपिंग स्टेट में इसका असर पड़ सकता है बड़ी तादाद में। ये सारी परिस्थितियां बतलाती है कि जब आपके पास कोई प्लान नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? दूसरे मुद्दों पर डाइवर्ट करेंगे, या इस दिशा में लोग सोचे नहीं इस दिशा में जाएंगे, मीडिया का इस्तेमाल करेंगे, और जब आपके पास कोई आएगा तो आप उससे कहेंगे रोटी नहीं है तो केक खा लो। फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले याद कीजिए, यही शब्द तो इस्तेमाल किया गया था। जनता भूखी थी, रोटी खाने को नहीं था, और उस वक्त राजा ने कह दिया रोटी नहीं है तो केक खा लो। और इस मौजूदा वक्त में डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा पाया जो मीडिया है, हमको लगता है अब उस पर बात करने की जरूरत है कि उसकी भूमिका अगर अब वो नहीं चेती तो कितनी खतरनाक इस देश में होने वाली है। उसकी खुद की परिस्थिति डामाडोल हो जाएगी। तो अगले बार जब आपसे मिलेंगे तो मीडिया पे बात करेंगे। इस संकट से उभरने के लिए कोई प्लान सरकारें नहीं बनाएंगी, सत्ता के पास नहीं है, गवर्नेंस नहीं है, सिस्टम काम नहीं कर रहा है, तो फिर क्या हम आप दोनों आंख बंद कर लें, या आप चीजों को सचेत करना शुरू करें? ऐसी स्थिति होती है जब चुने हुए राजा को भी वापस बुला लिया जाता है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।